कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता है। शुरुआत में वही बता देता हूं जो सब आपको बता चुके हैं। कल वक्फ का बिल आएगा। अब ये तो सब लोग सबकी जानकारी में है। लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल कल सरकार पेश करने जा रही है। बड़े लंबे से इंतजार किया जा रहा था। जेपीसी को चला गया 6 महीना। जेपीसी ने इस पर बात की, अलग अलग लोगों से सुझाव मांगे और उसके बाद उन्होंने अपने सुझाव स्पीकर को दिए, सरकार के पास पहुंचे, सरकार ने उनको समाहित किया, उसको पास कर दिया। अब उन सुझावों को लेकर नया बिल जो बनेगा वो कल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। अब इसमें एक दो सवाल हैं कि कल बिल रखेंगे लोकसभा में, कल ही इसको पास करा लेंगे क्या? 4 दिन बचे हैं इस सत्र में, बजट सत्र में संसद के। क्या राज्यसभा से भी इसको पास करा लिया जाएगा? क्या सरकार के पास इतनी स्ट्रेंथ, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहुमत है कि इसको आसानी से पास करा के कानून बना लिया जाए? इस पर भी हम लोग अभी आज बात करेंगे। और इससे आगे बढ़ते हुए जो बात शायद आप कहीं और नहीं सुनेंगे वो यहां होगी आज। ये जो बिल वक्फ का अब तैयार हुआ है, क्या ये जो सरकार ओरिजिनल बिल लेकर आई थी उससे काफी डाइल्यूटेड बिल है? मतलब जेपीसी की ऐसी सिफारिशें इसमें डाल दी गई हैं जिनके बाद आप कह लीजिए इसके मतलब काफी हद तक ये दंत विहीन हो गया है। पहले बहुत शार्प बिल था, अब शायद उतना नहीं है। क्या मकसद था इस बिल को लाने का? सरकार कहती है वक्फ के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है प्रॉपर्टीज का, उसको सुधारने के लिए हम लेकर के आए। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, जो दावे वक्फ कर दिया करता था, वक्फ बोर्ड कर दिया करता था, ये भी जमीन हमारी, ये भी हमारा, ये प्लॉट हमारा, उस सब पर रोक लगेगी क्या? वक्फ ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर हो जाया करता था। आपको जाना है तो उन्हीं के ट्राइब्यूनल में जाकर के आपको अपनी सुनवाई करानी पड़ती थी। उसके लिए रास्ता खोल दिया गया कि नहीं खोल दिया गया? तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं, देश के जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत। क्या विष्णु जी अब तो काफी वक्त से एक पब्लिक स्टैंड ले चुके हैं कि ये जो बिल अब सरकार लेकर के आने जा रही है इसमें बहुत से महत्वपूर्ण पक्ष जो है उनको नहीं छुआ गया है या उनको एड्रेस नहीं किया गया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं उनसे हम जानेंगे। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। प्रदीप जी आपको बताएंगे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और सरकार के पास इस बिल को कानून बनाने के लिए क्या पर्याप्त संख्या बल है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपको अंदर की पीछे की कहानी बताएंगे। अगर ये बिल डाइल्यूट किया गया है तो किसके कहने पर किया गया है और क्या सरकार वाकई इस बिल को अगले 4 दिनों के अंदर पास करा लेना चाहती है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली तो ऐसा किसी ने कुछ कहा नहीं है। तो पहले यही बात हम लोग कर लें। एक ओपनिंग कमेंट आपका विष्णु, फिर हम जब बाद में डिटेल में बात करेंगे तो क्या प्रावधान है उन पर आएंगे। आपका क्या रुख है अभी इस बिल को लेकर के? देखिए, मेरे हिसाब से जब हम लोग इस क्षेत्र में बात करते हैं कि कानून कैसा हो, व्हाट द लॉ शुड बी, तो उस समय जो एक लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज होती है उसमें देश के हर एक नागरिक को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि एक हम लोग ऐसी व्यवस्था की संरचना करने जा रहे हैं जो समय समय तक काफ़ी आगे आने वाले समय तक इम्पैक्ट करेगी और एक ऐसी समस्या जिससे हम लोग काफ़ी दिन तक जूझते चले आए हैं। तो इसलिए दर्द भी हमें काफ़ी ज़्यादा है इस समस्या से। अब मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ओपनिंग कमेंट्स में कि ये जब बिल आया था तब मैंने इस बिल की स्वयं तारीफ की थी और आज भी तारीफ कर रहा हूँ कि बिल अच्छा है। पर ये जो तारीफ है मेरी, ये कंडीशनल तारीफ है। जैसे इट्स लाइक कि अगर एक आदमी ये कह रहा है कि ये वक्फ कानून रिपील किया जाए, एक पक्ष ये कह रहा है कि वक्फ एक्ट को टोटल होना ही नहीं चाहिए। हाँ। एक पक्ष ये कह रहे हैं वक्फ एक्ट को रिपील करिए। और एक इसका दूसरा तरीका है समस्या को डील करने का, वो ये है कि लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज करिए और जितने इसमें ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं उसको आप कट ऑफ कर दीजिए, उसको आप रिपील कर दीजिए और उसकी जगह ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करिए जो इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप पहला तरीका आजमाते कि वक्फ को टोटल रिपील कर देते तो उसमें भी समस्या ये उठती कि वक्फ दर्ज कैसे किया जाएगा। अगर आप पूरे वक्फ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1913 में जब पहला वक्फ कानून ब्रिटिश सरकार लाई थी 1913 और 1923 में, तब मंशा ये थी कि वक्फ के नाम पे जो गड़बड़ी हो रही है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने वक्फ को दर्ज किया जाए। इतना सा ही कानून था। कालांतर में 100 साल के अंदर इस कानून में अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ऐसे ऐसे प्रावधान डाले गए कि आज इसने राक्षस का शेप ले लिया। और जब ये आवाज उठाई गई
पार्लियामेंट ने इसमें इंटरवीन किया और कुछ अमेंडमेंट लाए। हमारा ये कहना है कि जो अमेंडमेंट लाए, हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, हमने अमेंडमेंट का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि अगर आप रिपील भी करते तब भी आपको कानून लाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारी मंशा यही है, चाहे कान को आप ऐसे पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, हमारी मंशा यही है कि वक्फ जो है, जो एक इस्लाम को मानने वाला है, वो अगर अपने जीवन काल में कोई संपत्ति अर्जित करता है, उसको वैलिड वक्फ दर्ज कराए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके खिलाफ विरोध भी नहीं है, और यही इस अमेंडमेंट बिल में आया भी है। पर दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी इशू है जिसको एड्रेस नहीं किया गया, जिसको मैं डिटेल रूप में बताऊंगा, कि जो संपत्ति ऑलरेडी गलत रूप से वक्फ घोषित हो गई है वो वापस कैसे आएगी। ये बिल उसको एड्रेस नहीं करता, ये बिल उसको एड्रेस नहीं करता है, और ऐसे बहुत सारे अलाइड इश्यूज को एड्रेस नहीं करता है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो एक बड़ा पहलू जो है आपत्ति, जिस पर आपत्ति जैसे थी, फॉर वो एग्जांपल छूट गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तारीफ करता हूं इस बिल की कि इसने वक्फ की डेफिनेशन को बदला, वेरी गुड, तारीफ करता हूं मैं। वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन को खत्म किया, वेरी गुड, मैं तारीफ करता हूं। पर जो पहले वक्फ बाय यूजर घोषित हो गए तो उसका क्या? ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, नहीं है, ये पहले हो चुका उसको एड्रेस नहीं करेगा, ये आइंदा के लिए है। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, और कोई भी आदमी मुझे इस पर चैलेंज करे, सेक्शन 3 सब क्लॉज सी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का पढ़ लीजिए। सेक्शन 3 सब क्लॉज C1 कहता है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो वो घोषणा शून्य है, वो नहीं मानी जाएगी, और कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, और अगर गलत घोषित होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेंजेस करेगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये प्रोविजन नॉन मुस्लिम के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? ये प्रोविजन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के लिए, सोसाइटी की प्रॉपर्टी के लिए, एएसआई की प्रॉपर्टी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो सरकार ने अपनी संपत्ति अगर इस पे वक्फ ने दावा कर लिया, उसको तो सेव कर लिया, उसके लिए बना दिया कानून, बाकी के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए इसमें। और आगे डिटेल में बात करेंगे। सर, पहले इसका पॉलिटिकल पहलू हम लोग कर लें। सरकार आपको लगता है कि जाएगी, फुल हेड जाएगी, इसको कानून बनाने तक लेकर के जाएगी? 4 ही दिन है क्योंकि बजट सत्र में, कल पेश होने से लेकर के लोकसभा में पास कराना, फिर राज्यसभा में पेश करना, वहां पास कराना। नहीं, पहले तो मैं विष्णु जी ने जो बात कही उनकी सारी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीद थी, जो वो बात कह रहे हैं उसी के अनुसार थी। लेकिन एक चीज़ होती है परिस्थिति, और परिस्थिति में भी राजनीतिक परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं है लोकसभा में, हम सब लोगों को मालूम है। ये बिल अगर पास होगा तो खास तौर से 2 सहयोगी दलों, तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से। तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव की बात की विष्णु जी ने, वो दरअसल टीडीपी का अमेंडमेंट है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि जो हो चुका उसको मत हाँ, उसको मत छोड़िए, उसको मत छूइए आगे से। दूसरी चीज़ ये है कि विष्णु जी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 1988 में राजीव गांधी ने बनाया, लेकिन रूल्स नहीं बनाए। 2016 में मोदी सरकार उसमें अमेंडमेंट लेकर आई, रूल्स बनाए, और उसको 1988 से लागू किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया उस प्रोविजन को, कहा कि आप जो है 2016 से लागू कर सकते हैं इसको, पीछे से नहीं। तो इस मामले में भी ऐसा हो सकता था, होता कि नहीं बात की बात है। दूसरी बात यह है कि ये विष्णु जी इस पूरे मामले को कानून की दृष्टि से देख रहे हैं, मैं इसको राजनीति की दृष्टि से देख रहा हूँ। आप 2019 से शुरू कीजिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35 से लेकर ट्रिपल तलाक और उसके बाद जो कुछ हुआ, ये सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस के राज में संविधान पर तरजीह दी गई शरिया को हम उसको बदल रहे हैं। ये बात ठीक है कि जो जिस तरह की उम्मीद थी कि वक्फ एक्ट में, संशोधन विधेयक में जिस तरह के प्रोविजंस होंगे उस तरह के नहीं हैं, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़े। हम छलांग लगाना चाहते थे, उसकी बजाय 1-2 कदम आगे बढ़े, इतना ही फर्क है। ऐसा नहीं है कि इस अमेंडमेंट बिल का, ये अमेंडेड बिल का जो पास होगा उससे जो कोई फायदा नहीं होगा, उसके अपने फायदे। जैसे इवैक्यू प्रॉपर्टी, उसको आप नहीं घोषित कर सकते। कोई गैर मुस्लिम जो है वो वक्फ नहीं कर सकता। सरल शब्दों में, अब आगे से वक्फ की मनमानी नहीं, बोर्ड की मनमानी खत्म हो जाएगी, और वक्फ बोर्ड जो है वो संविधान के दायरे में आ गया। सीएजी का ऑडिट होगा, जो नहीं होता था। ये जो भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, लूट की खबरें आती हैं, इस वजह से। दूसरा सवाल आपका जो था कि
क्या इस सरकार सत्र में। पास कराना चाहती है अभी 4 दिनों में ही? मुझे लगता है कि सरकार का इंटेंशन बिल्कुल साफ है। अगर सरकार इसको पास नहीं कराना चाहती तो ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। अब बीएससी की बैठक में तय हो गया, जब बहस के घंटे तय हो गए तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि सरकार न करती ऐसा, तो क्या होता कि दबाव में आ गए। धमकी दी थी कि सीए जैसा आंदोलन करेंगे, तो सरकार डर गई। तो सरकार को तो दोनों तरफ से सुनना है, लेकर आएंगे तो भी कि ऐसी क्या जल्दी थी, और नहीं लाते तो डर डर गए। गए। तो अभी माहौल ऐसा है कि आपके सहयोगी आपके साथ हैं, इस पर आप बात कर चुके हैं, उनको मना चुके हैं, उनके संशोधन मान चुके हैं, मगर शर्तें लागू। मगर शर्तें लागू। और देखिए, डेमोक्रेसी में जो है, खासतौर से जब आपका बहुमत ना हो तो गिव एंड टेक करना ही तो पड़ता बड़ा आप मान रहे हैं कि सरकार इसको पास कराएगी है, निश्चित रूप और से। उसके पास है संख्या बल संख्या बल तो बड़ा स्पष्ट है। दोनों हाउसेज में। हाँ, दोनों हाउसेज में है। कोई प्रॉब्लम पास क्योंकि कराने ये में नहीं होने वाली। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो है नहीं, Simple सिंपल majority मेजोरिटी चाहिए। तो आप देवेंद्र है यही हाँ बिल्कुल, नंबर्स के हिसाब से देखें तो लोकसभा में 293 ऑलरेडी है, 272 आपको चाहिए। राज्यसभा में जो अभी स्ट्रेंथ है, ये दोनों हिल तो नहीं रहे ना? राज्यसभा में जो स्ट्रेंथ है सौरभ 236 का है और 121 ऑलरेडी इनके पास है। मतलब अगर नॉमिनेटेड भी ले ले तो जो कि सरकार के पक्ष में ही वोट करते हैं, अदरवाइज एनडीए के पास 115 है। इंडिया ब्लॉक के पास सारे सांसदों को जोड़ दे तो मैक्सिमम 85 तक जाएगा वो, तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं पास कराने को लेके। दूसरी तरफ इन दोनों के हिलने डुलने की जो बात है, वो वाकई इन दोनों के चलते ही ये सॉफ्ट इसको करना पड़ा था। इन दोनों ने अपने रिलेशन बता दिए थे और स्वाभाविक तौर पे वो अपनी पॉलिटिक्स देखेंगे। जैसे जेडीयू को एकदम से ये लगता था कि भाई अगर आरजेडी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इस पे होगी तो हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि सौरभ उसमें एक चीज़ देखें, जैसे वक्फ बाई यूज़र वाला जो है, ये ठीक है कि रेट्रोस्पेक्टिव वो नहीं है, लेकिन सिर्फ उन कंडीशन में जहाँ पर कोई विवाद नहीं है। वक्फ की तो अधिकांश प्रॉपर्टी विवादित ही है, तो उन पर लागू ही होना है। बताते चलते हैं क्योंकि साथ साथ अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन में तो भी। वक्फ बाई यूज़र जिस चीज़ को वक्फ बाई यूजर मतलब भाई जहाँ जिसका कोई कागज वागज जैसा नहीं है, वो और डीड आपने नहीं है। क्योंकि इस्तेमाल करते रहे हाँ। तो आपका मान लिया जाएगा सिर्फ उस कंडीशन में कि अगर उस पर कोई विवाद नहीं है, और अगर विवाद है तो वो उस पर लागू से एग्जेम्पशन नहीं है। तो फिर वो वक्फ जांच की- का जो भी प्रावधान है वो होगा। बिल्कुल, तो वक्फ की तो अधिकांश प्रॉपर्टी विवादित ही है। पहले मैं पॉलिटिकल बात ही करना चाह रहा हूं। आपने कहा कि इसको अगर सॉफ्ट किया गया है तो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की शर्तें थी इस बिल पर समर्थन देने की। तो ये बात आपकी है जानकारी में कि एकदम ऐसा है? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा है, और ये ऑन रिकॉर्ड सिर्फ नहीं था। तो ये otherwise जो specific रेट्रोस्पेक्टिव information नहीं था। बनाया गया, प्रोस्पेक्टिवली बना बिल्कुल काम बिल्कुल, करेगा। और ये सिर्फ टीडीपी की शर्त नहीं थी, ये जेडीयू की भी शर्त थी। अच्छा। वहां कमेटी में टीडीपी के मेंबर ने क्योंकि दे दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो जेडीयू के मेंबर ने उसको नहीं बोला। 14 जो अमेंडमेंट दिए गए थे उसमें ये टीडीपी के तो ये तो member ने बहुत उसको बड़ा नहीं काम इन्होंने करवा लिया मुस्लिम पक्ष की लिहाज से। अगर आप देखें या जो लोग चाहते हैं कि वक्फ में सरकार का दखल अंदाजी ना हो, उनके लिहाज से नहीं, बड़ा काम भ्रम हो रहा है सौरभ। जैसा कि फिर मैंने कहा कि वक्फ की जैसे 8,72,000 के आसपास प्रॉपर्टी है ना, कितनी उसमें है ऐसी है जिस पे विवाद ना हो, और खासतौर पे ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ आपने यूज करने के आधार पे अपना कर लिया, वो तो विवादित है ही है और उस पर लागू होना ही होना है। 52% प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका मजहब के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। तो मुझे लगता है वो उस उस पर तो पे लागू नहीं विष्णु जी होगा। जैसे लोग आगे भी जैसे विवाद किसी कर की ही थे। जमीन है, किसी की दुकान है, किसी का मकान है, उसके अलावा जो 48% बचता है उसका 40%, उसमें से नहीं, उसका 40% जो है वो ऐसा है जो कब्रिस्तान है, तो उसका धार्मिक इस्तेमाल हो हो ही रहा है। होता अगर कब्रिस्तान है तो हो रहा है। आप नहीं, उसको नहीं, नहीं। कहिए उसमें इस्तेमाल क्या या है नहीं कि कहिए। जैसे मुंबई में परेल में कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के आसपास की जितनी जमीन है उस पर रिहायशी बिल्डिंग है, हाँ। ठीक है ना। तो नाम आपने वो किया और वक्फ की जमीन को कहीं और लगा दिया और सारी बिल्डिंग खड़ी। नहीं, हम जो समझते हैं वो ये कि वक्फ का मतलब क्या, कोई भी जमीन जो धार्मिक काम के लिए दी गई है, अल्लाह के नाम कर दी गई है, अब उस वो पर इरिवर्सिबल है। हाँ, और इरिवर्सिबल है। अब चाहे उस पर दुकान बन गई हो, चाहे मकान बन गया हो, चाहे वहाँ खेती हो रही हो, चाहे वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही हो, वहाँ पर कब्रिस्तान बन गया हो, वहाँ पर मदरसा बन गया हो, कुछ भी भैया मस्जिद खड़ी हो, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होनी है, वो एज पर इस्लामिक लॉ। अब अगर सवाल ये है, ये जो हम कह रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी के दबाव में ये कहा गया कि वक्फ बाय यूजर, यानी मेरे पास कागज नहीं है लेकिन मेरी मस्जिद खड़ी है तो वक्फ मान ली गई, तो ये जो संपत्तियां ऐसी ऑलरेडी हैं उनको ये कानून एड्रेस नहीं करेगा। ये केवल आने वाले वक्त में समय के लिए काम करेगा कि अब वक्फ बाय यूजर नहीं है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा लेकिन मेरी मस्जिद खड़ी है तो वक्फ की मान लो।
अभी आगे से नहीं चलेगा, आगे से आपको मुझे और कागज दिखाना वक्त भी पड़ेगा। आगे से वक्त डीड होगी तभी माना जाएगा। आगे से आपको डीड करनी पड़ेगी। लेकिन जो विष्णु का ऑब्जेक्शन है वो ये कि ये पीछे, ये पहले पर क्यों नहीं लागू हो रहा? पहले मेरा जो कहना ये है- विवादित है उस पर तो है ही ना सौरभ। जिन पे विवाद है उन पे लागू होगा। नहीं, मेरा ये ये कहना कह रहे हैं कि विवाद तो अधिकांश पे। नहीं, मैं कुछ इसको दूसरे जो सर बात कह रहे हैं वो ठीक है, पर वो प्रोस्पेक्टिव क्लियर। सर जो बात कह रहे हैं, सर इज रेफरिंग टू सेक्शन 36 क्लॉज 7A कि अगर किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है तो वहां पे वफ का रजिस्ट्रेशन अब आगे फ्यूचर से नहीं होगा और कलेक्टर उसके लिए रिपोर्ट देगा। जो मैंने इसका गहन अध्ययन किया है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं सही है, लोग इसमें और डिबेट करें, चर्चा करें, क्योंकि हम लोग एक ऐसे स्फीयर में हैं जहां पे हम बात करें कानून क्या होना चाहिए। जो मैं इस पूरे बिल में लैक्यूना समझ रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट लैक्यूना सेक्शन 3C का है, डिस्क्रिमिनेशन का, कि आपने सरकारी संपत्तियों को तो बचा लिया रॉन्गफुल डिक्लेरेशन से, पर अगर किसी मुस्लिम समाज की व्यक्ति की संपत्ति चली गई है पिछले वफ एक्ट 1995 में, क्रिश्चियन, जैन, सिख ट्रस्ट की संपत्ति, सोसाइटी की संपत्ति अगर गलत घोषित हो गई है तो वो वापस कैसे आएगी, उसके लिए कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। और इसीलिए मैं एक बात इसमें एक पहलू और है जो इस बिल की खामियां हैं, मैं सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं लीगल क्षेत्र से आता हूं, तो जो संविधान के अनुरूप है और जो इतने दिन से एक बात थी कि इस कानून के तहत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं उसको आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है, सबसे आपको बहुत महीन बात बताना चाहता हूं, सेक्शन 6 वफ एक्ट 1995 का, उसमें पहले एक शब्द प्रयोग किया गया था पर्सन इंटरेस्टेड, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट थे, बोर्ड ऑफ मुस्लिम वफ वर्सेस राधाकृष्णन और फातिमा बेगम का केस, 1979 सुप्रीम कोर्ट और 2010 सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वफ के सर्वे के दौरान अगर किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति सर्वे में चली जाती है तो उसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वे से बाउंड ही नहीं है। और पर्सन इंटरेस्टेड शब्द की व्याख्या की थी। इस पर्सन इंटरेस्टेड को बड़े महीन ढंग से कांग्रेस सरकार ने 2013 में बदल दिया और कर दिया पर्सन एग्रीव्ड। और अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आ गया है राशिद वली बेग के केस में, जस्टिस वी बाला सुब्रमण्यन और जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्सन एग्रीड की श्रेणी में नॉन मुस्लिम भी आते हैं और वफ है कि नहीं है यह डिस्प्यूट भी वफ ट्राइब्यूनल डिसाइड कर सकता है। तो ये पर्सन एग्रीव मैंने बहुत इसमें स्ट्रांग पूरी रिसर्च के साथ जेपीसी के सामने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाते हुए बताया था कि पर्सन एग्रीव्ड को पर्सन इंटरेस्टेड कर दीजिए, वो नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये कहा कि वफ ट्राइब्यूनल पूर्णतः समाप्त होना चाहिए। इसका कारण यह है, अभी तक वफ पर विवाद होता था तो सुनवाई भी उसी का ट्राइब्यूनल, वफ ट्राइब्यूनल जज करते थे। तो अब इस अमेंडमेंट में क्या किया है कि जो उसमें क्राइटेरिया था इस्लामिक लॉ का जानकार, उसको हटा दिया है, और जो करंट डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो इस ट्राइब्यूनल को हेड करेंगे और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी राज्य सरकार का वो इसमें भागीदार बनेंगे, 2 जो ऑनरेबल जजेस होंगे। दोनों सरकार के आदमी होंगे। नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज सरकार का आदमी तो नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड हो सकता है। सरकारी डिस्ट्रिक्ट जज इज अ पार्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट बॉडी। तो डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त हो जाएंगे। ट्राइब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलीजन एग्नोस्टिक है, रिलीजन से ट्राइब्यूनल का कोई संबंध नहीं है जो वक्त के मामले में है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये बात आप कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ही ना हो, ये आपकी मांग है, जो जैसे बाकी अदालतों में लोग जाते हैं वाद विवाद लेके इसके भी केस जाए जाएं, ठीक है। लेकिन पहले ये था कि आप ट्राइब्यूनल ने कह दिया तो फाइनल आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो हटा दिया है। अब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ये तो ठीक किया। यस, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं इस बात। बट आप कह रहे हैं ट्राइब्यूनल ही क्यों? पर ट्राइब्यूनल ही क्यों हो, मेरा ये कहना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो अभी रह गई हैं, अछूती हैं, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, और उसका मैं आपको सामने विवरण दे रहा हूं कि जो संपत्ति ऑलरेडी घोषित होगी, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो संपत्ति वापस कैसे आएगी। और उसके लिए मैंने वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन की सिफारिश की थी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत, और मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसको हेड करें, और पूरे देश को 5 जोन में डिवाइड किया था, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, और यह कहा था कि जितनी संपत्ति गलत घोषित हो गई है ये वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन तय करे और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। देखिए, एक चीज और क्लियर करते चले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ साथ साथ जो विपक्ष ने इस पर बातें कहीं, खास तौर पर से फॉर एग्जांपल ओवैसी जी, वो तो आज तक ये कह रहे हैं अपने स्पीचेस में कि तुम्हारी मस्जिद सब कुछ छिन जाएगा इस बिल के आने के बाद। वो तो CA तो के वो तो समय यही वाला ही बातचीत में यहाँ वकील एजेंडा साहब है। बैठे हैं, इन्होंने तो ऑब्जेक्शन करते हुए इसके ऊपर बताया कि ये होना चाहिए था, नहीं किया सरकार ने। वही कह रहे हैं कि वही पीछे जो हो गए उस पर तो लागू ही नहीं होता। तो ये बात तो ओबीसी साहब की यहीं गिर गई, पहली बात।
सिर्फ सरकारी कि हर संपत्ति। खड़ी मस्जिद पर जो है अब जाकर के कलेक्टर जाकर के पूछेगा मुझे भाई, वो कागज तो दिखाओ, CA पे ऐसा कह रहे कुछ थे, नहीं हो रहा है। मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। तो एक तो बात ये क्लियर हो गई, ये बिल्कुल बोगस प्रचार था। जी बोगा। ठीक है, अब आपने जो बातें कही, जो ओरिजिनल बिल बनाया गया था सरकार का, वो क्या वाकई एक कड़ा कानून था? हाँ निश्चित है, वो तो उसी मंशा से ही बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब जेपीसी में गई और सहयोगी दलों की ये शर्तें आईं, उसके बाद बाकी सांसदों के साथ भी विचार, लगभग 1 करोड़ के आसपास तो मेमोरेंडम लिए गए हैं, 97 लाख के आसपास। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जेपीसी ने बहुत एक्सटेंसिवली इस पर काम किया और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद इसमें 14 अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया गया है। और सरकार के हिसाब से अगर आप देखें तो सौरभ, उनके पास बहुत ज़्यादा चारा था नहीं। ठीक है ना, एक तो ये सेंसिटिव इशू है ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे गलत ही सही, अगर लोग सड़क पे उतरें, प्रदर्शन करें, हंगामा करें, कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि हाँ इस तरह की वो तो चीज़ें जिनको हों, उतरना है कभी वो भी। उतरेंगे। मतलब चाहेगी नहीं ना सरकार, मैं ये कह रहा हूँ। तो उसमें आप कोशिश ये करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें, अकोमोडेट कर सकें, अगर कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी हो तो वो ला सकें, ताकि कम से कम कुछ कदम तो उसमें आगे बढ़ाएं। जाके जैसा कि विष्णु जी ने शुरू में कहा कि ठीक है कि बहुत ज़्यादा छलांग लगानी थी वो ना भी लगाएं, लेकिन जो कुछ किया जा रहा है, अगर आप अभी देखें तो इस बिल को आप देखें और जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कतर, सऊदी अरब, उन सबसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वक्फ को लेके सबसे शानदार जो कानून होना चाहिए वो इंडिया में अगर ये बन गया तो उस तरह की होगी। अभी भी उन अगर मुस्लिम लगा देशों रहे में हैं, भी ऐसे नहीं। अभी भी अगर लगा रहे हैं तो पास जब होना है, तक इसलिए पास तो लगाना ही नहीं पड़ेगा। पास हो जाए कानून में, जब मान लीजिए कोई सांसद जाए वहाँ पे बिल पे फाड़ दें, वैसी प्री स्थिति हो जाए, फिर उसमें क्या होगा? कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि जो एग्रेसिवनेस नज़र आ रहा है पोजीशन का वो भी वैसे ही नज़र आ रहा है। आज भी जैसे समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जो पार्लियामेंट के बाहर बयान दे रहे थे वो इसी दिशा में दे रहे थे। तो सब दिखाया ये जा रहा है कि सरकार ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत कोसों दूर है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को होना है। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी हुई जेडीयू के लल्लन सिंह की बात सुन के। उन्होंने कहा हम मीडिया में क्यों बताएं हम क्या स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड हम पार्लियामेंट में बताएंगे। हाँ, बट लेकिन जब ये आया था तो कैबिनेट में तो ललन सिंह ने बहुत खुलकर समर्थन किया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उनको अपनी पॉलिटिक्स भी देखनी है। इसी साल बिहार में चुनाव होना है, जैसे 3 जो आगे चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव हैं एनडीए के लिहाज से। एक तो बिहार में एनडीए के लिहाज से, और यूपी और बंगाल की बात करें तो 2 राज्यों में तो बीजेपी को फायदा होगा, पॉलिटिकल फायदा इसका, क्योंकि बाकी दलों को आप एक्सपोज करेंगे कि देखो कैसे ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। बिहार में इसका नुकसान होगा क्योंकि आपके सहयोगी दल नुकसान की आशंका से ग्रस्त हैं। आरजेडी का आपने देखा कि किस प्रकार से उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या क्या सारी चीज़ें की गई। तो वहाँ पर जेडीयू बहुत कॉशस है, क्योंकि जेडीयू मानती है कि मुसलमानों का एक हिस्सा, खासतौर पे पसमानदा, उनके पक्ष में वोट कर रहा है और ये कानून उन पसमानदाओं के हक में है। लेकिन मामला परसेप्शन का जाता है ना कि परसेप्शन क्या बन रहा है। वो परसेप्शन की भी बात नहीं है, ये पसमानदा अशरफ जो है ये कहने की बातें हैं। जैसे ही बात इस्लाम की आएगी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये तो हम लोग डिस्कशन के लिए बोलते हैं कि 80% है पसमानदा, उनके हक के लिए है, उनको अधिकार मिलेगा, उनका वेलफेयर होगा, लेकिन वो तो मुद्दा उठाते हैं इस्लाम का, तो इसलिए उसका कोई मतलब। मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी में सरकारें 2 तरह से काम करती हैं। एक अप्रोच होती है कन्फ्रंटेशन की, दूसरी होती है रिकन्सिलिएशन की। कन्फ्रंटेशन की अप्रोच अपनाई सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर, वापस लेना पड़ा। मेजॉरिटी थी, दोनों हाउस में मेजॉरिटी थी, मतलब अपर हाउस में जो है सहयोगियों के साथ और लोअर हाउस में अकेले। इस बिल को सरकार ने रिकन्सिलिएशन का रास्ता अपनाया कि सहयोगियों को विरोध करने का मौका न मिले, क्योंकि टारगेट जो है विपक्ष का सहयोगी दल थे और मुसलमानों का भी। अभी 2 दिन पहले ईद के दिन ही धमकी दी गई कि अगर मुसलमानों को वोट चाहिए तो इस बिल का विरोध करो। तो भाई फिर उनको ये बताने में मुश्किल होगी जो लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों विरोध करें, क्या नुकसान होने जा रहा है आपका। तो सरकार ने इसलिए इसको कहिए वाटर डाउन किया या नीचे आए या इसको जो है आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि दंतहीन कर दिया है, लेकिन हम जहां थे उससे आगे बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो लेकिन ये रिकंसिलिएशन की अप्रोच जो है ये एनडीए के अंदर की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूं, ये स्वतः नहीं आई ना, ये बिल्कुल नहीं आई, ये 240 का इफेक्ट है। हाँ, एक चीज़ और है सौरभ, सिस्टम में और सरकार में बहुत जिम्मेदार स्तर पे इस बात को माना जाता है कि चाहे जिस वजह से ही सही
अगर उस कम्युनिटी में इतना रिएक्शन आप दे रहे हैं तो ये नुकसानदायक है। उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनके भीतर कट्टरता को ख़त्म किया जाए। ये नहीं कि आप कुछ ऐसा करें या ऐसा परसेप्शन बनाएं, वाजिब वजह या गैर वाजिब वजह, जिसके चलते उनके अंदर रिएक्शन आए। जैसे बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि लोग कुछ भी बोल जाते हैं एग्रेसिव होके हिंदू मुस्लिम को लेके। सरकार में बड़े जिम्मेदार लोग इस तरह की बात नहीं करते, वो आहत होते हैं इस बात को लेके कि भाई इस तरह का रिएक्शन अगर आप दे रहे हो उस कम्युनिटी में और उसमें से 2 लाख भी सुसाइड बम्बर तैयार हो जाए तो क्या हाल होगा उस देश का? तो वहाँ और ये बड़े जिम्मेदार लेवल पे मैं बता रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल बेकार की बात है। शताब्दियों का इतिहास गवाह है कि इस रास्ते पर आप चल के कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। और रास्ता क्या हो सकता है? आपने जो रास्ता उस रास्ते पर चलकर 800 साल 1000 साल गुलामी सही है, तो जो आप सही समझते हैं उस रास्ते पर खड़े रहिए। नहीं, वही बात है ना, कर तो रहे हैं अपना काम, लेकिन उस करने के 2 तरीके हैं कि मैं वही तो मैंने कहा भाई, रिएक्शन देंगे सीधा भाई। जैसे इस बिल में आपको पता था कि ये बात ये काम करने से कि भाई बात नहीं, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रास्ता क्या होगा, और फिर कोट कर रहा हूं। मान ले मैं जो सरकार में बैठा है उसके सामने सिचुएशन, मुझे वक्फ पर एक कदम आगे बढ़ाना है, मुझे वक्फ के लिए कुछ करना है, जो अभी स्थिति ये नहीं चल सकती, मनमानी नहीं चल सकती। अब मुझे एक कानून बनाना है। अब मेरे पास क्या रास्ता था, ये जो ओरिजिनल कानून में था, भाई सारी प्रॉपर्टियों की जांच करो, वक्फ में जितनी जो भी आज तक वक्फ हुई है, मांगो कागज है कि नहीं है, किसने डीड किया, मुंह जमानी बात नहीं चलेगी, कागज होना चाहिए। एक तरीका ये था जो शायद ओरिजिनल कानून में था कुछ हद तक, लेकिन हम सरकार को लगा कि भाई इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा आ सकता है, लाखों लोग सड़क पे उतर सकते हैं, तो या सहयोग का सहयोग। नहीं, मैं मानता हूं सहयोगी। मैं कुछ और कह रहा हूं, ये तो वही बात हुई कि सारी मुहिम मतलब मैं कह रहा हूं उसको एक दूसरे एंगल से देखिए। जो दोनों हमारे सीनियर उन्होंने जो बात कही वो ठीक है, उनके अपना एक व्यू पॉइंट है, पर इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए। इतने दिन की जो लड़ाई थी वो यही थी कि आप पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को गलत घोषित कर दिया है तो वापस आए उसके ओरिजिनल ओनर के पास। पूछता हूं, ओरिजिनल ओनर के पास वापस आए। अच्छा, एक आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, 1 मिनट इसको सुनिए, फिर आप अपना सवाल पूछेगा। आप मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई सरकारी रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे लिए क्या कानून है कि मैं आरटीआई के तहत एप्लीकेशन दूंगा, आरटीआई से मुझे जवाब मिलेगा। सेक्शन 29 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 में जान के हैरान हो जाएंगे कि वक्फ बोर्ड कैन गो एंड इंस्पेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिस। आप सरकारी रिकॉर्ड इंस्पेक्ट कर सकते हैं सेक्शन 29 में, आपने इसको नहीं हटाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन 28, दे आर बाउंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड, इसको नहीं हटाया गया। ये प्रोविजन क्या किसी और समाज के लिए है क्या? सेक्शन 54 में इंक्रोचमेंट अगर हुआ है तो वक्फ ट्राइब्यूनल निर्देश देगी। अब उदाहरण दे के बात करते हैं ताकि और क्लियर हो पाए। आप कह रहे हैं कि जिन जमीनों पर वक्फ ने पहले कब्जा कर लिया जी, वो कब्जा नहीं छूटेगा, अब उसके लिए लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी सिविल कोर्ट में। पूछ रहा हूं आपसे, तो आप वो किन केसेस के लिए कह रहे हैं? एक मुझे जैसे मैं आपको एक इमेजिनरी उदाहरण दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, कृष्ण जन्मभूमि का केस कहते हैं कि वक्फ संपत्ति है, उसके लिए सिविल कोर्ट में लड़ाई चली रही है, चली रहा है ना? ये इशू बना हुआ है। नहीं, सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका उदाहरण ऑनरेबल एचएम साहब ने भी दिया था, होम मिनिस्टर साहब ने, उसको आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर रखा है, वो कैसे वापस आएगी? उसका केस चल रहा होगा कहीं? उसका केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था, उसमें जो इलीगल मजारें थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हटाने का, पर वक्फ को भी कैंसिल नहीं किया, कोई केस नहीं चल रहा है उसके वक्फ को चुनौती देते हुए। तो नए नए केस इंडिविजुअल केसेस अलग अलग सिविल कोर्ट में अलग अलग राज्यों में दाखिल करने पड़ेंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के जमाने में कब्जा हो गई, हाँ, आज से 30 साल पहले, तो आप सिविल कोर्ट जाइए, केस लड़िए। मैं आज भी लड़ सकता हूं ना? हाँ, वो रास्ता खुला है ना? रास्ता तो खुला है, ठीक है, पर वो बहुत लंबा रास्ता है। तो आप क्या चाह रहे थे कि वो ऑटोमेटिकली उसकी जांच हो जाए? मैं ये चाह रहा था कि एक वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन बने। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर कोई पोल्यूशन होता है तो एनजीटी बनी हुई है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसे हम कहते हैं। अगर आज कोई टेलीकॉम डिस्प्यूट होता है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्प्यूट होता है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है। इसी तरह से आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जब इतने लेवल का 12 लाख एकड़ संपत्ति का घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, तो इंडिविजुअल केसेस कितने जिलों में फाइल करेंगे, कितने सिविल कोर्ट में गुहार लगाएंगे, कितने सालों तक वो मुकदमा चलेगा, कभी संपत्ति वापस नहीं आ पाएगी। अयोध्या के राम मंदिर का केस हमने देखा, 70 साल का केस चला यहां पे। तो ऐसे कितने 70 साल तक केसेस चलते रहेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि सिविल लॉ का एकदम सेटल्ड लॉ है कि आप किसी को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं विदाउट अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। राइटली और रॉन्गली अगर कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी में कब्जे में आ गया है
तो जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा आप उसको नहीं निकाल सकते। तो कल को पता मोदी जी को कल को आ जाए फिर से 272 पार, तो वो कर दें जो आप चाह रहे हैं शायद। नहीं, हम तो 10 साल से, जब 10 साल हम तो ये मानते हैं कि ये पहला स्टेप है। इसमें आगे आगे बदलाव नहीं होगा ये नहीं कह सकते। ओके 95 का जो एक्ट आया उसमें कांग्रेस ने बदलाव किया ना अपने हिसाब से। 2013 में किया। 2013 में वो 2013 में जो किया वो तो मतलब गजब ही है। वो एक तरह से शरिया की ही घोषणा है कि भारत के संविधान को नहीं मानते, उस तरह की बात। वो सब तो ठीक कर दिया ना इसमें उन्होंने। अब उसमें काफी कुछ ठीक किया है। ओके सब तो तो आप नहीं कह रहे हैं ठीक है। कल को अगर चाहे सरकार मोदी जी दोबारा आ जाए और हो फिर आपस पास में अगर नंबर्स भी हों तो इसमें भाई उसको भी पहले कुछ कर तो सरकार को अपने जो सहयोगी दल हैं उनमें कंसेंसस बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार हो जाए। अब सरकार को छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। हाँ। इस तरह का होलसेल चेंज नहीं कर सकती, कम से कम इस लोकसभा में तो नहीं हो सकता है। तो क्या सरकार की इंटेंशन है, इरादा है ऐसा करने का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो कदम उठाया है उससे लगता है कि इरादा तो बदलाव का है, लेकिन वो बदलाव के लिए किस सीमा तक जाएंगे इसका सवाल है। हमने और प्रदीप सर ने इस बदलाव के इरादे को ही अप्रिशिएट किया था जब ये अमेंडमेंट बिल आया था, और ये बदलाव के इरादे से ही जेपीसी के सामने गए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए कि कुछ कुछ चीजें जो रह गई कि इंटैक्ट बन जाए। आप भी असंतुष्ट हैं मतलब? हाँ भाई, काम आपने किया लेकिन अधूरा किया। वो इसका उदाहरण दे सकते हैं लेकिन वो देना इस समय ठीक नहीं होगा। सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया अपने ओपनिंग कमेंट्स में कि छलांग मारना चाहते थे पर दो एक कदम दो चला। कदम आगे बढ़े। एकदम सही बात कही उन्होंने। जबकि सपोर्ट आप देखिए तो अभी वो मैं केरल की खबर पढ़ रहा था, वो जो बिशप काउंसिल है हाँ, प्रोटेस्टेंट उसने चर्च- कहा कि नहीं भाई इसका तो वक्त के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। अब वहां पर एक जगह केरल में उनकी जो केरल में मैं आपको एक दिलचस्प केरल बात में बताऊं। चर्च की जो प्राइम 600 परिवारों की 400 एकड़ जमीन हाँ वक्त नहीं उसके अलावा जो उनकी प्राइम प्रॉपर्टीज है उन पर कब्जा या उस पर दावा किया पर जा रहा सवाल है। यही चर्च है- की प्रॉपर्टीज हाँ पर सवाल ये वो वापस कैसे आएगी जो दावा किया, अब क्या होगा? क्योंकि वो तो सिर्फ सेक्शन 3C मैंने आपको इसलिए बताया, वो सिर्फ सरकारी संपत्ति के लिए प्रोटेक्शन इनको कोर्ट जाना पड़ेगा। है। उनको जो वो सपोर्ट कर रहे हैं पर उनके लिए प्रोटेक्शन कहाँ है? इसमें आपको सर एक और दिलचस्प चीज़ बताऊं, जो पार्लियामेंट में सांसद मिलते हैं अपोजिशन वाले भी, अगर वो हार्डकोर नहीं हैं तो उनसे भी जब दबी जुबान बात कीजिए, बोले यार ज़रूरी तो है ही, ऐसा कानून तो होना ही चाहिए। अपोजिशन वाले बोलते हैं अपोजिशन वाले भी कई सारे सांसद बोलते हैं, क्योंकि ये तो किसी को भी समझ में आता है ना, इसमें बहुत सारी प्रोविजन तो ऐसे हैं कि किसी को समझ में आएगा कि कितना दोहरापन है इनमें। बात टीवी पे आके तो ऐसे बोलते हैं जैसे Politics। इन हाँ, तो बातों का politician को तो कोई politics करना ही होगा मतलब ना। नहीं होता। अयोध्या आंदोलन के दौरान कांग्रेस के आधे सांसद कम से कम ऐसे होंगे जो कहते थे कि नहीं ठीक है, सही है, बनना चाहिए मंदिर, लेकिन संसद में खड़े होकर नहीं, वो तो public पॉलिटिकल meeting पोजीशन में- भाई, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स ही करेगी ना। आगे ऐसे बयान दे देना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको तो अपना पॉलिटिकल कंपल्सन देखना ही देखना होगा। वो चाहे बीजेपी हो तो कांग्रेस पार्टी हो, तो जो बीजेपी पे लागू है वो कांग्रेस पे भी लागू है, समाजवादी पार्टी पे भी लागू दुर्भाग्य है कि देश के मामलों में भी, और ये बहुत बड़ा मामला है देश का, बहुत बड़ा, कितने लाख एकड़ 12 लाख एकड़ संपत्ति 12 लाख एकड़ सब संपत्ति की उसमें बात है। और वो संपत्ति हो गई सो हो गई, वो ना बेची जा सकती ना दान की जा सकती, अब वो अल्लाह की हो गई। उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि उस संपत्ति का उसमें रिटर्न भी नहीं आ मैंने रहा है। जैसे कहा था कि ये जो विप की व्यवस्था है पार्टियों में, ये दरअसल सांसदों विधायकों को जो है पार्टी का बंधुआ बनाने के लिए है कि आपका स्टैंड कुछ भी हो, आप सोचते कुछ भी हो, लेकिन आप हमारे यहाँ वोट देना इसी हमारे तरह यहाँ से है। जैसी पार्टियां उसमें तब भी नहीं करता, मुझे तो लगता है कोई पता तो चल ही जाता ना हाँ, हाँ, कि कौन निश्चित गया तौर ये पे, बिल्कुल। पार्टी स्टैंड के खिलाफ। दूसरा जिसको करना है नहीं, उसको भी तो अपना वोट अगर देना ही अगर है ना। विप नहीं हो और डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा नहीं हो तो ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी होगी, लेकिन होगी जो सही समझते हैं उसी हिसाब से वोट करेंगे। नहीं उसके बाद मतलब विप भी हटवाई जाए। नहीं उसके बाद ऐसा हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार हो जाएगा पार्लियामेंट, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता ऐसी चीज। विप तो एक हद तक कम से कम एक व्यवस्था बनाए हुए है, फ्री फॉल अगर कर दीजिए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कई सारे सांसदों के तो आप सरकार के नहीं, आपने 1967 से 71 का दौर देखा ही। 4000 से ज्यादा विधायकों ने दल बदल किया, क्योंकि कोई दल बदल विधेयक कानून नहीं था। अच्छा, वैसे एक बात अंत में ये हमें जरूर करनी चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर के माइंडसेट के बारे में क्या बताता है। भाई ठीक है, मुझे सहयोगियों की सरकार के साथ सरकार है, सहयोगियों को मना कर ही मैं कोई काम करा सकता हूँ, ये तो बात ठीक है। तब भी उन्होंने ऐसा कंटेंशियस मुद्दा चुना
कि नहीं ये काम करना है? उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सरकार के टॉप लेवल पे एकदम से है कि सुधार होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी एकदम से समझ है कि आपको रिएक्शन नहीं पैदा करना है, सामने ध्यान रखना है। हमको मकसद अगर सुधार का है तो अपने लिए समस्या नहीं खड़ी करनी कि न देश तो के लिए समस्या भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहिए और न ही इस तरह का माहौल चाहिए कि आपके लिए डेवलपमेंट करना भी मुश्किल हो अब जाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत सारे राइट विंगर कमेंट देख के, चाहे पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, स्पोक्स पर्सन हो या उस तरह के लोग, आपको ये लगता होगा कि ये तो एकदम राइट विंग वाले पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सरकार में बैठे बड़े लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा। उनके अंदर की नफरत देखिए वैसे बयानों को लेकर तो समझ में आता है कि ये लोग तो एकदम से जो बहुत कट्टर राइट विंगर्स जो बात बिल्कुल, वो सीधे उनको ये लगता है कि यार ये क्या है। मुस्लिम के अंदर अगर कट्टरता है तो उसका इलाज यही है कि उस कट्टरता को आप खत्म करें। उसका इलाज ये नहीं है कि उसको और कट्टर बना दें। 20 करोड़ की आबादी को आप क्या कर देंगे और कट्टर बनाएंगे? ये तो इनकी तो सारी लड़ाई मस्जिदों और ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, इनके लिए क्या कहेंगे? और ये मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। कहेंगे कि मैं उनकी कट्टरता बढ़ा रहा हूँ। आपने एक मुहिम अपने लिए चुनी है, ठीक है, और जो भी काम हो रहा है, आप भी जो काम कर रहे हैं बाय लॉ कर रहे हैं ना, काला कोट पहन के बैठे हैं ना भाई, आप आज प्रोग्राम में भी आप तो कानून के सिपाही हैं। हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो भाई संविधान के अनुरूप है, जो चीज है, अगर आप इसको, मैं ऐसे इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि अगर कोर्ट में कोई ये चीज टेस्ट की जाए तो क्या ये संवैधानिक टेस्ट पे खरी उतरेगी कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको आर्टिकल सेक्शन 28-29 बताया कि आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड, या अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं सरकारी संपत्ति। तो आज का समय क्योंकि चला गया, इस कल आने वाले इस वक्फ बिल पर आपकी फाइनल एक लाइन में आप इसको समराइज करना हो तो क्या, मतलब जैसे अच्छा कदम लेकिन ज्यादा हो सकता था, ऐसे आप क्या समराइज करेंगे? गुड बट इनकम्प्लीट। गुड बट इनकम्प्लीट। हाँ ये ठीक है, गुड बट अब कंप्लीट कब होगा ये फिर देखते हैं। तो शुरुआत अच्छी है। पहले तो कल ये देखिए कि कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो जाए, खासतौर पे राज्यसभा में जब जाएगा तब। अच्छा, तो लोकसभा में मामला फिर भी स्मूथ है। लोकसभा में फिर भी लोकसभा में आएगा ना कल? पहले तो लोकसभा में आएगा, हंगामा जो होना है कल देखेंगे आप। तो ये थी वक्फ की कहानी, और वो कहानी भी जो ना हो पाई पूरी, ना बन पाया जो कुछ इसमें ना हो पाया, आज नहीं शायद कभी होगा। बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी, खासतौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए आप आए। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, खासतौर पर आप भी आए, लेकिन आप रोज आते हैं इसीलिए उनको देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।